नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की तहों में उतर रहे हैं जिसने भारत के वित्तीय बाजार को हमेशा के लिए बदल दिया। एक नाम जो शोहरत और बदनामी दोनों का पर्याय बन गया। हर्षद मेहता। हाँ, बिग बुल हर्षद मेहता। हाँ, वही बिग बुल। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके तूफानी उत्थान और उतने ही नाटकीय पतन का एक खाका खींचती है। सोचिए, 80s का आखिरी दौर और 90s की शुरुआत। बिल्कुल, भारत बदल रहा था। लिबरलाइजेशन की बातें हो रही थीं, एक नया कॉन्फिडेंस था। हाँ, और शेयर बाजार वो तो जैसे कोई जादुई चिराग बन गया था। हर किसी को लगता था बस पैसा यहीं बनेगा, जल्दी बनेगा। सही कहा, एक फीवर था एक तरह का। तो इस माहौल में कैसे गुजरात के एक छोटे शहर का लड़का, जिसने शुरुआत में सुना है सेल्समैन और क्लर्क जैसी नौकरियां की, हाँ, बिल्कुल साधारण शुरुआत। वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का बेताज बादशाह बन गया। और फिर सब कुछ खत्म। इतनी जल्दी कैसे? यही तो कहानी है। ये सिर्फ आंकड़ों और शेयरों की नहीं है, इसमें महत्वाकांक्षा है, सिस्टम की कमजोरियां हैं। और इंसान की फितरत भी। कहानी इतनी नाटकीय है कि इस पर वो फेमस वेब सीरीज भी बनी ना, स्कैम 1992। हाँ, जिसने एक पूरी नई पीढ़ी को इससे जोड़ दिया। तो चलिए आज इसी कहानी के पर्दे खोलते हैं, समझते हैं कि क्या हुआ था और शायद क्यों हुआ था। बिल्कुल, और ये कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये उस दौर के भारत की कहानी है। हाँ, उस वक्त की अर्थव्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम में जो कह सकते हैं अनदेखी दरारें थीं। हाँ, वो लूप होल्स, वो नियम जिनका अभाव था, और कैसे हर्षद मेहता ने उसका बखूबी फायदा उठाया, ये उस पूरे सिस्टम पर एक तरह की टिप्पणी है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, उनके शुरुआती दिनों से। जानकारी यही है कि शुरुआत बहुत साधारण थी। हाँ, कई छोटी मोटी नौकरियां की, फिर शेयर बाजार में इंटरेस्ट आया। और एक ब्रोकरेज फर्म में जॉबर का काम शुरू किया। लेकिन उनमें कुछ कुछ बड़ा करने की आग थी, है ना? बिल्कुल, महत्वाकांक्षा तो गजब की थी, और बाजार की समझ भी। वो बहुत तेजी से सीख रहे थे। वो सिर्फ जॉबर नहीं रहना चाहते थे। अच्छा। हाँ, 1984 में अपनी कंपनी खोल ली, ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। और यहीं से बड़े खेल की तैयारी शुरू हो गई। और फिर वो बीएससी के मेंबर भी बन गए। हाँ, जल्दी। और दलाल स्ट्रीट में लोग उन्हें जानने लगे थे। लेकिन असली कहानी तो 1990 के बाद शुरू होती है, जब वो अचानक से बिग बुल बन गए। वो कैसे हुआ? सिर्फ बाजार की अच्छी समझ से तो कोई रातों रात? नहीं नहीं, वो तो है ही, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा पेंच था। हाँ। वो था बैंकिंग सिस्टम की एक खास खामी का इस्तेमाल। अच्छा, वो क्या थी? उस समय बैंकों के बीच लेन देन के लिए एक सिस्टम था, रेडी फॉरवर्ड डील्स। इसमें सरकारी सिक्योरिटीज का लेन देन होता था। ओके। और इस लेन देन को कंफर्म करने के लिए बैंक एक दूसरे को बैंक रसीद देते थे, बीआरएस। बैंक रसीद, ये क्या चीज थी? कोई गारंटी जैसा? हाँ, आप इसे एक तरह का गारंटी पत्र समझ सकती हैं। मान लीजिए बैंक ए को थोड़े टाइम के लिए पैसा चाहिए, बैंक बी के पास एक्स्ट्रा पैसा है। ठीक है। तो बैंक ए बैंक बी को सरकारी बॉन्ड बेचने का वादा करता है और पैसा ले लेता है। अब बॉन्ड तो तुरंत ट्रांसफर होते नहीं थे। अच्छा, फिजिकली नहीं होते थे। हाँ, टाइम लगता था। तो बैंक ए एक बीआर जारी करता था। ये सबूत था कि हाँ, मेरे पास ये बॉन्ड है, मैं बाद में दे दूंगा। और बैंक बी उस रसीद के भरोसे पैसा दे देता था। तो ये पूरा भरोसे पे चल रहा था? बिल्कुल, प्योरली भरोसे पर। और मेहता ने इसी भरोसे का फायदा उठाया। एग्जैक्टली, यही उनकी चालाकी सामने आती है, या कहिए सिस्टम की जो अनदेखी थी उसका इस्तेमाल। कैसे किया उन्होंने? वो बैंकों के बीच एक बिचौलिए की तरह काम करने लगे। उन्होंने कुछ छोटे बैंकों, कोऑपरेटिव बैंकों के साथ मिलकर इस बीआर सिस्टम का गलत इस्तेमाल शुरू किया। गलत इस्तेमाल उन्होंने ऐसी बीआर इस्तेमाल करनी शुरू कर दी जिनके पीछे असल में कोई सिक्योरिटी थी ही नहीं, जाली बीआर्स। क्या बात कर रही है? फर्जी रसीदें? हाँ, या फिर एक ही सिक्योरिटी पे कई कई बीआरएस जारी करवा दी। ये कुछ ऐसा था जैसे आपके अकाउंट में पैसा नहीं है पर आप चेक काटे जा रहे हैं। अरे बाप। हाँ, ये उम्मीद करते हुए कि कहीं और से पैसा आएगा तो चेक क्लियर हो जाएगा। अविश्वसनीय। तो वो हवा में से पैसा बना रहे थे, बैंक से पैसा निकाल रहे थे बिना किसी असली गारंटी के। हाँ, बेसिकली यही हो रहा था। इस तरह उन्होंने बैंकों से हजारों करोड़ रुपए जमा कर लिए। हजारों करोड़? हाँ, और ये पैसा बैंकिंग सिस्टम से निकलकर कहाँ जा रहा था? शेयर बाजार में। सीधे शेयर बाजार में। और यहाँ मेहता ने अपना दूसरा दांव खेला। वो क्या था? शेयरों की कीमतों को आसमान पे पहुंचाना। अच्छा, वो कैसे, क्या, कौन से शेयर चुने उन्होंने? उन्होंने कुछ चुनिंदा शेयरों को टारगेट किया। सबसे फेमस नाम तो एसीसी का है,
एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज। हाँ, सुना है उसके बारे में। कहते हैं उन्होंने एसीसी का शेयर 200 रुपए से 9,000 तक पहुंचा दिया था। 200 से 9,000। हाँ, सोची 40-45 गुना। अकल्पनीय। और इसके अलावा स्टेरलाइट, वीडियोकॉन, अपोलो टायर्स, ऐसे कई शेयर थे। वो इतनी भारी मात्रा में पैसा लगाते थे, इतने आक्रामक तरीके से कि उन शेयरों की डिमांड एकदम से बढ़ जाती थी और कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर। तो ये एक तरह की सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन गई। वो खरीदते थे, कीमतें बढ़ती थी, लोगों को लगता था मेहता खरीद रहे हैं तो कुछ बात होगी। हाँ बिल्कुल। तो वो भी खरीदते थे और कीमतें और ऊपर। एकदम सही पकड़ा आपने। एक उन्माद, एक क्रेज बन गया था। मीडिया ने उन्हें नाम दिया बिग बुल। हाँ, वो मसीहा बन गया स्टॉक मार्केट के। लोग उनकी हर चाल पर नजर रखते थे, उनकी टिप्स पर आंख बंद करके पैसा लगाते थे। आम निवेशक, रिटेल इन्वेस्टर्स वो बाजार में कूद पड़े। ऐसा माहौल बन गया होगा कि बस पैसा लगा हुआ और अमीर बन जाओ। हाँ बिल्कुल। और हर्षद मेहता वो जादूगर है जो सबको अमीर बना देंगे। उनकी महंगी गाड़ियां, लेक्सस कार, बड़ा सा घर, इन सब की खबरें छपती थीं। एक करिश्मा बन गया था उनके आसपास। हाँ, एक आभा मंडल। ये तो बिल्कुल फिल्मी कहानी है। लेकिन कहते हैं ना, जो जितनी तेजी से ऊपर जाता है, हाँ, उसके नीचे आने का खतरा भी उतना ही रहता है। तो ये बुलबुला कब फूटा और कैसे? ये फूटा अप्रैल 1992 में और इसका क्रेडिट जाता है पत्रकार सुचेता दलाल को। हाँ, उनका नाम तो बहुत सुना है इस सिलसिले में। वो उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया में थी। उन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के खातों में कुछ गड़बड़ी दिखी। लगभग 500 करोड़ रुपए गायब थे। 500 करोड़? हाँ, और उसका कनेक्शन सीधे हर्षद मेहता के लेन देन से जुड़ रहा था। तो उन्होंने इसकी पड़ताल शुरू की। और क्या मिला उन्हें? क्या ये सिर्फ SBI का मामला था? नहीं, जब उन्होंने खोदना शुरू किया तो पता चला कि ये तो बस एक सिरा है। मामला बहुत बड़ा और बहुत गहरा था। अच्छा। 23 अप्रैल 1992 को उनका एक आर्टिकल छपा। हेडलाइन थी, हर्षद मेहताज 500 करोड़ होल इन SBI। उस आर्टिकल ने तो तहलका मचा दिया होगा। हाँ, पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड में। फिर परतें खुलनी शुरू हुईं। पता चला कि मेहता ने जाली BRS और दूसरे तरीकों से बैंकों से लगभग 4,000 करोड़ रुपए। 4,000 करोड़ उस जमाने में? हाँ, आज भी ये बहुत बड़ी रकम है। तब तो सोचिए, इसका अवैध इस्तेमाल किया था। ये सिर्फ SBI नहीं था, कई और बैंक, खासकर छोटे बैंक, विदेशी बैंक, सब इसमें फंसे हुए थे। तो ये सिर्फ शेयरों की कीमतें बढ़ाने का खेल नहीं था, ये तो सीधे सीधे बैंकिंग सिस्टम के साथ फ्रॉड था। निश्चित रूप से ये बैंकिंग रेगुलेशन की बहुत बड़ी नाकामी थी। इसने दिखाया कि बैंकों के बीच तालमेल कितना कमजोर था। और RBI की निगरानी में भी खामियां थीं। हाँ बिल्कुल। कैसे एक आदमी या एक ग्रुप पूरे सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचा सकता था। ये सिर्फ एक घोटाला नहीं था, ये पूरे भारतीय फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा था। मतलब सिस्टमिक रिस्क। हाँ, सिस्टमिक रिस्क। अगर कुछ बैंक डूब जाते तो सोचिए उसका असर कहाँ तक जाता। लाखों जमाकर्ता, पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाती। तो जैसे ही ये खबर बाहर आई, बाजार का क्या हाल हुआ होगा? वो जो तेजी बनी थी मेहता की वजह से। अरे हाहाकार मच गया बिल्कुल। जैसे किसी ने पिंच बो दी हो गुब्बारे में। सब खत्म। हाँ, जिन शेयरों को मेहता ने आसमान पर पहुंचाया था, वो ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे। सेंसेक्स बुरी तरह गिरा, भगदड़ मच गई। और सबसे ज्यादा नुकसान ज़ाहिर है आम निवेशक का हुआ होगा। हाँ, सबसे ज्यादा पिसे वो आम निवेशक। वो लोग जिन्होंने बिग बुल पर भरोसा करके अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा दी थी। किसी ने प्रोविडेंट फंड का पैसा, किसी ने रिटायरमेंट का। हाँ, सब लगा दिया था। कई लोगों ने अपनी सारी सेविंग्स खो दी, कर्ज में डूब गए। कई परिवारों की जिंदगियां बर्बाद हो गईं। वो जो भरोसा बना था बाजार पर, वो चकनाचूर हो गया। लोग शेयर बाजार का नाम सुनकर डरने लगे। इसके बाद कानूनी कार्रवाई। मेहता का क्या हुआ? गिरफ्तार हुए? हाँ, कानून हरकत में आया। हर्षद मेहता और उनके भाइयों को गिरफ्तार किया गया। आरोप क्या थे? धोखाधड़ी, जालसाजी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कई आरोप लगे। CBI ने जांच संभाली, सालों तक मुकदमे चले। सजा हुई? हाँ, उन्हें कई मामलों में सजा हुई, हालांकि कुछ में वो बरी भी हुए। लेकिन सबसे बड़ी सजा शायद ये थी कि सेबी ने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हाँ, जो मार्केट रेगुलेटर है, सेबी ने उन्हें जिंदगी भर के लिए बाजार से बैन कर दिया। तो उनका बिग बुल का साम्राज्य खत्म? हाँ, ढह गया पूरी तरह से। इस पूरे एपिसोड का हमारे फाइनेंशियल सिस्टम पर क्या असर पड़ा? मतलब क्या कोई सबक सीखा गया, कुछ बदला? हाँ, ये घोटाला एक वाटरशेड मोमेंट था इंडियन फाइनेंशियल हिस्ट्री में।
इसने सिस्टम की कमजोरियों को एकदम सामने ला दिया और बड़े सुधारों की जरूरत को अंडरलाइन किया। जैसे कि सरकार और आरबीआई एक्शन में आए। सेबी जो 1988 में बनी तो थी, पर उसके पास ज्यादा पावर नहीं थी। अच्छा, पहले पावर नहीं थी। हाँ, उतनी नहीं थी। 1992 में उसे कानूनी शक्तियां दी गई। उसे बाजार की निगरानी करने, नियम बनाने, सजा देने का अधिकार मिला। तो सेबी मजबूत हुई। हाँ, बैंकिंग नियमों को सख्त किया गया, खासकर बैंकों के सिक्योरिटीज लेन देन को लेकर। कंप्यूटराइजेशन पर जोर दिया गया ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े, हेरफेर मुश्किल हो। तो कह सकते हैं कि इस घोटाले ने रेगुलेटरी ढांचे को मजबूत करने में मदद की। हाँ, एक बड़ी भूमिका निभाई। और हर्षद मेहता, उनकी कहानी का अंत कैसे हुआ? उनका अंत भी काफी नाटकीय था। दिसंबर 2001 में वो उस समय ठाणे जेल में थे। जेल में थे? हाँ, उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई। अस्पताल ले जाते समय या पहुंचने के तुरंत बाद दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। कितनी उम्र थी उनकी? सिर्फ 47 साल, और उनके खिलाफ कई मामले तब भी चल रहे थे। सिर्फ 47 साल। एक तूफानी जिंदगी का इतना अचानक अंत। लेकिन उनकी कहानी खत्म नहीं हुई, है ना? जैसा हमने शुरू में कहा था, स्कैम 1992। हाँ, उस सीरीज ने उनकी कहानी को बहुत ही दिलचस्प तरीके से पेश किया, खासकर यंग जनरेशन को उस दौर और उस स्कैम से रूबरू कराया। हाँ, उसने न सिर्फ मेहता के किरदार को, बल्कि सुचेता दलाल की पत्रकारिता, उस वक्त का माहौल, हाँ, और सिस्टम की जो जटिलताएं थीं, उन्हें भी बहुत प्रभावी ढंग से दिखाया। और इसने वो बहस फिर से छेड़ दी कि हर्षद मेहता हीरो थे या विलन, या शायद दोनों का कुछ मिश्रण। हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। एक तरफ वो आदमी जिसने सिस्टम की कमियों का फायदा उठाया, हजारों करोड़ों बनाए, बाजार को हिलाया और कई लोगों की बर्बादी का कारण बना। बिल्कुल। दूसरी तरफ कुछ लोग उन्हें एक एम्बिशियस आदमी की तरह देखते हैं जिसने पुरानी व्यवस्था को चैलेंज किया। यही उनकी कहानी की कॉम्प्लेक्सिटी है। वो निश्चित रूप से एक धोखेबाज थे। उन्होंने कानून तोड़ा, जिसका खामियाजा बहुतों को भुगतना पड़ा, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, लेकिन उनकी कहानी उस समय के इकोनॉमिक माहौल, नियमों की कमी और शायद कहीं ना कहीं आम आदमी की जल्दी अमीर बनने की जो चाहत होती है, हाँ, उसका भी आईना है। हाँ, उसका भी आईना है। वो उस दौर के प्रतीक बन गए। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हमारे लिए इसमें मुख्य बातें क्या हैं? मतलब टेक अवेज क्या हैं? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक तो बाजार में मजबूत नियमों का है। स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन और इफेक्टिव ओवरसाइट। हाँ, निगरानी जरूरी है। ये कहानी चीख चीख कर कहती है कि फाइनेंशियल मार्केट्स को खुला छोड़ देना खतरनाक हो सकता है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत जरूरी है, वरना कुछ लोग पूरे सिस्टम को दांव पर लगा सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरा सबक शायद इंसान के स्वभाव से जुड़ा है, लालच और डर का खेल। हाँ, जो हमेशा बाजारों में चलता है। और कैसे जब उन्माद का दौर आता है तो लोग सोचना समझना बंद कर देते हैं। ये बात तो है। और आखिर में एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, आज जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, सेबी इतनी मजबूत है, नियम इतने सख्त हैं, क्या आज भी हर्षद मेहता जैसा कोई स्कैम हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर जिस तरह से लोग आज भी हर्षद मेहता जैसे किरदारों के प्रति जो नियमों को धता बताकर आगे बढ़ते हैं, एक तरह का आकर्षण महसूस करते हैं। हाँ, वो फैसिनेशन। वो समाज की सफलता, पैसे और नैतिकता के बारे में क्या कहता है? ये जरूर सोचने वाली बात है। शायद ये वो सवाल है जिस पर हम सबको विचार करने की जरूरत है।